बेसिक्स में क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक सेट दे रखा है और सेट में मान लीजिए आपको दे दिया 1 2 3, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है। तो यहां पर समझना, मैंने बोला 1 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है बेटा? 1 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है क्या? बोलो जल्दी से। 1 बिलोंग्स टू ए करेक्ट है, क्यों? क्योंकि 1 क्या कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसा लिख दिया 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। करेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये दिखाना पड़ा तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। और मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि 1 इज बिलोंग्स टू ए, तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? ये करेक्ट है। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये बिलोंग, सेट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, एलिमेंट्स बिलोंग करेगा उस सेट से, और कभी भी एलिमेंट सबसेट नहीं होगा। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना, एलिमेंट आपका सबसेट नहीं होगा और कभी भी सेट बिलोंग नहीं करेगा। इतना क्लियर समझ आ गया कि एलिमेंट कभी भी किसी का सबसेट नहीं होगा और सबसेट जो है या जो सेट है वो कभी भी किसी का, मतलब किसी से बिलोंग नहीं करेगा। इतना क्लियर है क्या? चलिए, तो अगर अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, उसको अच्छे से समझना। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 इज लेट a is equal to 1 2 let a is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है और क्यों। तो पहला दे रखा है बेटा इसने 3,4 3,4 और ये दे रखा है सबसेट ऑफ ए। क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? बोलो जल्दी से, क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? तो ये जो है ना, ये नहीं, ये इनकरेक्ट है। ये क्या है आपका? इनकरेक्ट। ये मतलब 3,4 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। समझना, उसका रीजन बता रहा हूं। देखो, इस सेट में अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, बताइए जल्दी से। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4। तो 1 2 3 और 4, तो ये कौन हुआ? ये कौन हुआ? एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी से, ये एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और हमने अभी सीखा है कि एलिमेंट जो होगा किसी का भी सबसेट नहीं होगा। तो 3 4 क्या है आपके पास? एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट कभी भी किसी का सबसेट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और लिख देंगे रीजन में क्या? 3,4 मतलब ब्रेसलेस ब्रैकेट 3,4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, इट इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड इज व्हाट? 3,4 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? ये करेक्ट है, क्योंकि ये क्या आपके पास एलिमेंट है और एलिमेंट क्या करेगा? सेट से बिलोंग करेगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इस तरीके से देखा बेटा, 3,4 सबसेट ऑफ ए। अब बोलो, अब करेक्ट है कि इनकरेक्ट? अब करेक्ट है कि इनकरेक्ट? बोलो जल्दी से। करेक्ट। अब करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट था और जैसे इस ब्रैकेट में आएगा ये सेट बन गया, और सेट क्या होता है? सबसेट होता है। तो अब करेक्ट है ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 1 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट है, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है और वो उससे बिलोंग करेगा। नेक्स्ट, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। 1 is not subset of A. 1 is the element of A. 1 is not subset of A. Next one is 1 to 5. 1 to 5 is subset of A. Correct कि incorrect? Correct कि incorrect? Correct है, 1 to 5 इसका क्या है? सबसेट है। Next one is 5. 5 is the subset of A. Correct कि incorrect? बोलो जल्दी से। करेक्ट है? सॉरी 5 इज द सबसेट ऑफ ए। हाँ बोलो जल्दी से, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। करेक्ट है कि इनकरेक्ट? करेक्ट। करेक्ट है, लेकिन 5
इज द सबसेट ऑफ ए, करेक्ट कि इनकरेक्ट? बोलो जल्दी से। इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि फाइव में तो कुछ होता ही नहीं है। फाइव का मीनिंग ही क्या होता है? फाइव इट मींस नो एलिमेंट इन द सेट। फाइव का मीनिंग क्या होता है? कि कोई भी एलिमेंट सेट में नहीं होना चाहिए। और अगर ये लिखा हो इसका मतलब उसके अंदर एक फाइव एक क्या हो चुका है? एक एलिमेंट हो चुका है। फाइव एक एलिमेंट है। और देखो फाइव यहां पर है ही, समझे? इसका मतलब अगर इसको ऐसे लिख दिया ना आपने, इसका मतलब ये हो गया कि सेट के अंदर एक एलिमेंट फाइव है। पर देखो हमारे पास तो 1 2 3 4 और 5, यही तो एलिमेंट्स है, 5 तो है ही नहीं। तो 5 कौन है? नल सेट। अगर वो नल है या तो ऐसे लिखोगे या फिर उसको ऐसे लिखोगे। अगर वो नल है तो या तो फिर आप उसको ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे। अगर आपने ऐसा लिख दिया ए, तो इसका मतलब एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट ए है। आपने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट 5 है। और 5 एक एलिमेंट, तो वो तो एलिमेंट है ही नहीं, तो उसका सबसेट तो बनेगा ही। ये जरूर है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? क्योंकि एवरी सेट का जो सबसेट होगा वो 5 सेट जरूर होगा। कोई सा भी सेट ले लीजिए, जैसे हम लोग बात करते हैं ना ए, तो ए के सबसेट कितने बनेंगे बताओ जल्दी से। इस ए के सबसेट कितने बनेंगे? इस ए के सबसेट 2, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। और पावर ऑफ सेट को किससे डिनोट करते हैं? 2 की पावर एन से। एन कौन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर एलिमेंट कौन है? 1, यानी 2 की पावर 1, यानी कितना आ गया? 2। यानी इसके अंदर इसके जो सबसेट बनेंगे वो 2। तो 2 कौन हो जाएगा? एक तो खुद ए हो जाएगा, एक तो खुद ए हो जाएगा, और दूसरा कौन हो जाएगा? 5। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड इज कंप्लीट। अच्छा, थर्ड में कोई डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डाउट है क्या? बोलो जल्दी से। नो सर। So next, question number 4, write down all the subset of the following sets। ये सेट्स दे रखे हैं आपको A, ठीक है ना, 1। सेकंड में दे रखा है आपको ए बी, ए और बी, ठीक है ना। और थर्ड में दे रखा है आपको 1 2 3, और फोर्थ वन दे रखा है आपको 5। ये जो सेट्स दे रखे हैं इनके हमको क्या करना है? सबसेट लिखना है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं? तो बता दो। ए के सबसेट लिखे, फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर। सबसेट लिखे, एक कौन हो जाएगा बेटा? ए, और एक कौन हो जाएगा? 5। क्लियर है क्या? सेकंड का आंसर लिखे, इसके कितने सबसेट बनेंगे? बोलो जल्दी से। ए बी के कितने सबसेट बनेंगे? 4। ए बी के कितने? 4। तो 4 में एक कौन बनेगा? ए। एक कौन बनेगा? बी। एक कौन बनेगा? ए बी। और एक कौन हो जाएगा? 5। क्या ये समझ में आया? तो सेकंड का आंसर हो गया। चलिए, थर्ड में बोलो बेटा, थर्ड के कितने बनेंगे? वही 2 की पावर 3, पी ऑफ ए क्या बनेगा? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 8। 8 में पहला कौन बनेगा? 1, सेकंड वन इज 2, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 1 2, नेक्स्ट इज 1 3, नेक्स्ट इज 2 3, 2 3, and next one is 1 2 3, and next one is 5। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? और लास्ट वन कौन है? 5। तो 5 का सबसेट तो एक ही बनेगा। कौन? 5। या तो ऐसा लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही है बेटा, ये एक ही है, दो अलग अलग नहीं लिखे मैंने। रिप्रेजेंट करने का तरीका दो टाइप से है इसका। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या नहीं आया? सबसेट लिखना आ गया आप लोगों को? यस सर। सबसेट लिखना, ओके। So question number 4 is also complete. Now question number 5. Now question number 5. Question number 5 is what? Question number 5. How many elements has P of A? How many elements of P of A? P of A if A is equal to 5. P of A में कितने एलिमेंट्स आएंगे जबकि A आपको क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। चलिए, अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्या बताएंगे? सिंस A इज इक्वल टू 5, यानी A इज इक्वल टू नल सेट, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया? n इक्वल टू कितना हो गया? 0, कोई भी नहीं है उसके अंदर। 0। तो बता दो बेटा, P ऑफ A कितना आएगा? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 0 यानी कितना आ जाएगा?
क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझे, फिर से समझते हैं। देखो पी ऑफ ए में बताना है कितने एलिमेंट्स है, ए कितना दे रखा है 5, ए इक्वल टू कौन हो गया 5, या फिर आप ए को कैसे लिख सकते हो 5 को ऐसे भी लिख सकते हो। तो एन कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर 0, तो पी ऑफ ए मतलब क्या होता है बेटा 2 की पावर n, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 यानी कितना हो जाएगा 1। क्या अभी भी समझ में नहीं आया है? बोलो आ जल्दी गया। से। आ गया तो नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग अब आगे बढ़े, कितना क्लियर? नेक्स्ट अगर अब हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अगला जो रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है कि ये जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, इन सेट्स को आपको इंटरवल्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या बोल रहा है बेटा, फर्स्ट वन इज x such that x belongs to R, x such that x belongs to R and x is greater than -4 and less than equal to 6। इसको किस में लिखना है बेटा, इंटरवल में लिखना है। तो इसका मतलब ये हो गया इंटरवल में लिखना है, यानी 4 को लेना है कि नहीं लेना है ये बता दो। 4 को लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, इक्वल टू नहीं लगा है, नहीं लेना है यानी कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट -4। 6 को लेना है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लगा है इक्वल टू, लेना है मतलब क्लोज ब्रैकेट 6, ये हो गया इसका आंसर। क्या समझ में आया बेटा, -4,6 ओपन ब्रैकेट -4 क्लोज ब्रैकेट 6। क्लियर? सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड इज व्हाट, x such that x belongs to R, और क्या देखा है, x is greater than -12 and less than -10, x is greater than -12 और less than -10। अब इसको बताना है, अब इसको बताना है तो -12 को नहीं लेना है, -10 को भी नहीं लेना है, तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट -12 ओपन ब्रैकेट -10 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या इंटरवल्स में लिखना आ रहा है, जहां इक्वल टू लगा है वहां क्लोज ब्रैकेट ले लो, और जहां इक्वल टू नहीं लगा है वहां पर ओपन ब्रैकेट ले लो। तो यहाँ पर दोनों में इक्वल टू नहीं लगा था, इनइक्वलिटीज में तो हमने दोनों में क्या ले लिया, ओपन ब्रैकेट। नाउ थर्ड वन इज व्हाट बेटा, x such that x belongs to R, x such that x belongs to R, x is greater than equal to 0 and less than 7, x is greater than equal to 0 less than 7। इसको हम लोगों को इंटरवल में लिखना है। देखो 0 पर क्या लगा है, इक्वल टू, यानी 0 को लेना है। 7 पर इक्वल टू नहीं लगा है, यानी 7 को नहीं लेना है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या बन जाएगा इंटरवल में, क्लोज ब्रैकेट 0 ओपन ब्रैकेट 7। एंड अगर हम लास्ट फोर्थ वन की बात करिए, फर्स्ट था हमारा, सेकेंड, ये हमारा थर्ड, और फोर्थ वन की बात कर लें तो लास्ट फोर्थ वन क्या बोल रहा है बेटा, x such that x belongs to R, x such that x belongs to R and x is greater than equal to 3 and less than equal to 4। ये दे रखा है, तो क्या बन जाएगा, दोनों में इक्वल टू है, यानी क्लोज ब्रैकेट 3 एंड क्लोज ब्रैकेट 4 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब मुझे ये बताओ, इनमें किसी में कोई डाउट है क्या बेटा, किसी में कोई डाउट है क्या सेट बिल्डर से इंटरवल्स में लिखने में? बोलो जल्दी से। नो नो सर। सेट बिल्डर से ओपन ब्रैकेट में लिखना आ गया होगा, नोट कर लो इसको। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जस्ट अपोजिट हो गया। देखो यहां क्या था, सेट बिल्डर में था, लिखना किस में था, इंटरवल्स में। अब हमको क्या दे रहे हैं, इंटरवल्स दे रहे हैं और सेट बिल्डर में हमको लिखना है। तो फर्स्ट वन क्या है बेटा, फर्स्ट वन इज ओपन ब्रैकेट -3 ओपन ब्रैकेट 0। तो क्या लिखेंगे इसको, सीख गए होंगे, x such that x belongs to R, x is greater than -3 and less than 0। क्लियर है क्या? देखो x such that x belongs to R और दोनों में ओपन है, तो x is greater than -3 और लेस देन क्या हो जाएगा 0। सेकंड देखो बेटा, सेकंड वन क्या दे रखा है, क्लोज ब्रैकेट 6 क्लोज ब्रैकेट 12। तो बोलो बेटा क्या कर सकते हैं,
बोलो जल्दी से। x such that x belongs to R, और क्या हो जाएगा, x is greater than equal to 6 and less than equal to 12। क्या क्लियर है? बोलो बेटा थर्ड वाला आप करके बताओ मुझे, थर्ड वाला आप करके बताओ क्या है। ओपन ब्रैकेट 6 क्लोज ब्रैकेट 12। इसको सेट बिल्डर में लिखकर बताओ क्या लिखोगे, इसको सेट बिल्डर में लिखकर बताओ क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से। क्या लिखोगे बोलो जल्दी से। X such that X belongs to R. 6 greater X is greater than 6 and equal to 12. Equal to and greater than. लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12 ऐसा लिखेंगे। x such that x belongs to R, x is greater than 6 क्योंकि ओपन ब्रैकेट एंड यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है ना तो सिर्फ ग्रेटर देन, और यहाँ क्लोज ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू 12। चलिए लास्ट फोर्थ वन इज क्या दे रखा बेटा, फोर्थ वन इज क्लोज ब्रैकेट -23 एंड ओपन ब्रैकेट 5। क्या लिखेंगे इसको, x such that x belongs to R, x is greater than equal to -23 और लेस देन हो जाएगा 5। बना लो इसको जल्दी से, हो गया। Yes sir. कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो इंटरवल्स क्लियर हो गई क्या, कि इंटरवल्स को कैसे सॉल्व करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, रोस्टर में कैसे लिखना है, इतना क्लियर है क्या? Yes बोलो sir. बेटा जल्दी से, किसमें कुछ डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू हैव प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको सेट्स दे रखे हैं इनके लिए आपको यूनिवर्सल सेट बताना है कि क्या इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। पहला एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ये जो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है इसके लिए हम लोग क्या यूनिवर्सल सेट बता सकते हैं, या क्या इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो बताओ बेटा सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए आप क्या बता सकते हो जो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाए। तो इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है तो लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल right angle, set of all the triangles, ये right angle triangles, या फिर इसका set of all triangles in a plane भी हो सकता था। वही सारी बेटा। Yes sir. ओके दूसरा क्या हो सकता था, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। चलिए अगर अब हम बात करें सेकंड, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोल रहा है सेकंड, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर बनेगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, यानी प्लेन में आने वाले सारे ट्राइंगल में आइसोसेलेस भी आई जाएंगे। अब अगर हम लोग आगे चलेंगे, कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलें तो नेक्स्ट वन क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। यहां तक क्लियर है, 8 तक बोलो Yes जल्दी sir. से। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Yes तो sir. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा, गिवन द सेट गिवन द सेट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो और क्या दे रखा है बेटा, गिवन द सेट। हमको कुछ सेट दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है बेटा,
A इक्वल टू 1 3 5, 1 3 और 5, ठीक है। A दे रखा है 1 3 5, B दे रखा है हम लोगों को 2 4 6, A 1 3 5 दे रखा है, B दे रखा है हम लोगों को 2 4 6, ठीक है। B दे रखा है 2 4 6 और C दे रखा है हमारे पास 0 2 4 6 8। ये तीन सेट दे रखे हैं। A 1 3 5 दे रखा है, B 2 4 6 दे रखा है और C दे रखा है 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as the universal set for all the three sets A B C? ABC के लिए कौन सा ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है? फर्स्ट वन दिया है बेटा आपको 0 1 2 से कहां तक 6 तक, सेकेंड वन दिया है बेटा आपको 5, थर्ड वन दिया है आपको थर्ड वन कहां से कहां तक बेटा 0 से लेकर कहां तक 10 तक, और फोर्थ वन जो दिया है फोर्थ वो दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो बता दो बेटा इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है 3 इन तीनों के थर्ड लिए? वाला। एबीसी थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि देखो ये भी हो सकता था लेकिन इसके अंदर जीरो नहीं है, क्योंकि हमारे सी सेट में जीरो भी आ रहा है। ये 1 2 8 है, 1 3 5 इसमें भी आ जाता, 2 4 6 आ जाता, लेकिन जीरो नहीं है, 2 4 6 तो आ ही जाएगा। ये हो सकता था पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर जीरो नहीं है। और ये ऐसा सेट है जिसके अंदर ये ऐसा सेट है थर्ड वाला जिसके अंदर 0 से लेकर 10 तक के सारे ही नंबर। अच्छा इसमें 0 है लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि इसमें 8 नहीं है, 6 तक तो है, एक एलिमेंट इसके अंदर 8 नहीं है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 तो यूनिवर्सल सेट किसी का हो ही नहीं सकता। तो फाइनली कौन बच जाता है? हमारा थर्ड वाला। तो ये क्या हो जाएगा? इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से। यस सर। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नेक्स्ट वन इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो अगला हेडिंग राइट कर लीजिए आप, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन वॉइस आ रही है? यस सर। यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए A इज इक्वल टू आपके पास ABC है, A इज इक्वल टू कितना है आपके पास? ABC, और एक जो B सेट है मान लीजिए उसमें BC और D है, ठीक है ना, BC और D। अब आप चाहते हो यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स का मीनिंग समझना। यूनियन ऑफ टू सेट्स का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। मतलब ये जो है ना A यूनियन B, इसको हम लोग रीड करेंगे यूनियन। अच्छा यूनियन को एक और वर्ड है हमारे पास और, यूनियन को हम लोग और बोलेंगे। तो ध्यान देना, अगर हमको A यूनियन B निकालना है तो A यूनियन B का मतलब ये होता है कि A यूनियन B एक आपका एक नया सेट बन जाएगा। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स contain all the elements of set A as well as set B, but no one element is repeated। कोई भी एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना है, समझना। जैसे इसके हमने क्या बोला यूनियन में, the set which contain all the elements of both the sets but no one element is repeated। ऐसा सेट जिसके अंदर आप क्या कर सकें, दोनों सेट के एलिमेंट आ जाए पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कैसे, मुझे अगर मान लो A यूनियन B निकालना है तो मैं A B C, देखो आ गए तीनों एलिमेंट है ना, लेकिन अब क्या करूंगा मैं, B और C आ चुके हैं तो इनको रिपीट नहीं करूंगा और क्या कर दूंगा मैं इसको D। तो देखो A के आ गए ABC, हाँ आ गए, B के आ गए BCD, हाँ आ गए, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। तो ऐसा सेट जो क्या करेगा, A और B दोनों सेट के एलिमेंट को कंटेन करेगा। अगर देखोगे तो दोनों सेट के एलिमेंट उसके अंदर होंगे पर कोई भी एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना है। क्या समझ में आया? क्लियर? जैसे वो एलसीएम वाला फंडा हो गया बेटा। एलसीएम में क्या करते थे हम लोग, पहले वाले के सारे प्राइम फैक्टर लिख देते थे और दूसरे वाले के भी लिख देते, पर कोई रिपीट होता था तो उसको नहीं लिखते थे। तो सेम वही तो है, वही तो है कि क्या करना है आप लोगों को, रिपीट नहीं करना है। क्लियर? तो यहां क्या हो जाएगा कि ऐसा सेट जो दोनों सेट के एलिमेंट को कंटेन करे पर किसी भी सेट को आपको रिपीट नहीं करना है,
तो वो जो नया सेट बनकर आएगा उसको हम कहेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। और यूनियन को और वर्ड से भी डिनोट करते, ध्यान देना, कभी पूछ ले वो आपको, फाइंड ए और बी, ए और बी, इट मींस ए यूनियन बी की बात कर रहा है। क्लियर? अब ये तो गया हमारा यूनियन। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम लोग जो डिनोट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन के लिए एक वर्ड है हमारे पास एंड, एंड बोला है मतलब हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो या तो सिंबल यूज करो या एंड, ठीक है। तो आपको वो तो इंटरसेक्शन बोलेगा, नहीं बोलेगा क्या बोलेगा, फाइंड ए एंड बी, तो मतलब समझ जाओ कि आपको उनका क्या करना है, इंटरसेक्शन। और ए इंटरसेक्शन बी का अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इट कंटेन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। ये क्या करेगा, ओनली कंटेन ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट, जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये उन्हीं को क्या करेगा, कंटेन करेगा। यानी इसके अंदर कौन आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी में, तो बी आ जाएगा दोनों में ही और एक सी आ जाएगा दोनों में। तो क्या यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया? क्या यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आया? यूनियन यानी सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए के और बी के भी, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको राइट कर। हाँ बोलो बेटा, कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? नो सर। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। यूनियन और इंटरसेक्शन का समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट वन यस इज सर। यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया, तो नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट वन फिर नई एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझना, मान लो कि आपके पास कोई ए सेट है, वही एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी, और एक दूसरा सेट आपके पास बी है जिसके अंदर मान लीजिए आपके पास बी सी और डी है। एक सेट ए है जिसके अंदर ए बी सी है, एक सेट बी है जिसके अंदर बी सी डी है, ठीक है। अब आप चाहते हो डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है ए डिफरेंस बी, मतलब ए माइनस बी, और इसका मीनिंग ये होता है कि रिमूविंग द एलिमेंट ऑफ बी, जो डिफरेंस जो माइनस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, रिमूविंग द एलिमेंट ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब होता है रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम ए, रिमूविंग द एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी बी के एलिमेंट्स को हटाना है, कहां से, ए में से। तो देखो ए डिफरेंस बी चाहिए ना मुझे, मान लो ये ए है और ये बी है, तो अगर मुझे ए डिफरेंस बी यानी ए माइनस बी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बी के एलिमेंट को ए में से हटाना है। तो बी का एलिमेंट बी सी डी है, क्या इसमें कोई है, हाँ बी का एलिमेंट एक बी है और बी का एलिमेंट एक सी, दोनों को हटा दो तो क्या आ जाएगा? क्या समझ में आया? चलिए और बात करते हैं, और बात करें अगर हम मुझे बी माइनस ए चाहिए, बी माइनस ए चाहिए, बी डिफरेंस ए चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमूविंग द एलिमेंट ऑफ ए, ए के एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। कहां से रिमूव करना है, फ्रॉम बी, बी में से इनके एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो बता दो ए के एलिमेंट हटाना है, तो ए का एलिमेंट बी और सी, इसमें आ रहा है बी और सी, हटा दो तो कौन बच जाएगा, सिर्फ आपके पास। अगर वेन डायग्राम से इसको समझे तो मान लीजिए ये आपका ए सेट है, ठीक है, ये ए हो गया, ये आपका बी सेट है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन था, बी और सी, ये कॉमन रीजन में आ गए बी और सी। इसका एक सेपरेट एलिमेंट कौन था, ए, इसका एक सेपरेट एलिमेंट कौन था बेटा, डी। समझना, इस पूरे को अगर इस पूरे को बात करें ना तो इसको हम लोग रीड करते हैं ए यूनियन बी। ये पूरा अगर हम बात करें ना तो ये पूरा ए, सारे एलिमेंट जो ए और बी के अंदर है उनको क्या रीड करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, सिर्फ ये वाला रीजन अगर हम देखें तो इस वाले रीजन में सिर्फ ए आ रहा है, इस वाले रीजन में कौन आ रहा है, सिर्फ ए आ रहा है, तो इस वाले रीजन को हम बोल सकते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी। और देखो ए माइनस बी में कौन है, ए, ये देखो ए माइनस बी में कौन आ रहा है। और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में सिर्फ कौन आ रहा है, बी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बी माइनस ए, मतलब बी में से ए को हटा दिया है। और देखो बी माइनस ए में कौन आ रहा है, डी, देखो बी माइनस ए में कौन आ रहा है, डी। और अगर हम बात करें तो देखो बेटा, ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला है हमारा इंटरसेक्शन। क्या है हमारा, इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, बी और सी, देख लो ना आप लोग, कॉमन देख लो दोनों में से, बी और सी, बी और सी इंटरसेक्शन में। यूनियन मैंने क्या बोला, पूरा यूनियन, मतलब ए बी सी डी,
देखो ये ए बी सी डी, ये पूरा क्या हो गया आपके पास, यूनियन हो गया। तो देखो वेन डायग्राम में भी समझ में आ गया होगा कि यूनियन क्या है, ए माइनस बी क्या है, बी माइनस ए क्या है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है। क्या इतना क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बहुत ही आसान बेटा, ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, बी माइनस ए, बी में से ए के एलिमेंट को हटा दो। क्या समझ में आया? बोलो जल्दी से, क्या ये Yes, समझ sir. में आ गया कि कोई कंफ्यूजन है इसमें? एनी